नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्राप्त हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ साथ उपज की पैदावार भी आप अच्छी हासिल कर सकते हैं। इससे लागत में तो कमी आएगी और मुनाफे में इजाफा होगा। तो खेती किसानी करते हुए कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों पे रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि जागरूक किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर का उपलब्ध होना होता है। गाय के गोबर को पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। इसके अलावा पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए डाले गए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। बेड विधि। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखनी चाहिए। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 या 5 दिन पुराना गोबर लें। केंचुआ खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है।
इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है। और इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और उनसे अच्छा उत्पादन तब प्राप्त किया जा सकता है जब हम उनके खान पान का अच्छी तरीके से रखें ख्याल। तो किस तरह से आपने करना है ठीक तरह से पशुपालन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। दूध उत्पादन के लिए ज्यादातर किसान भैंस पालन को पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर प्रबंधन किया जाए तो गाय की देसी नस्लों से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गायों से दूध उत्पादन तो होता ही है, साथ ही इनके गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद भी तैयार की जाती है। इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। ये आंकड़े बतलाते हैं कि किसान गाय पालन में रुचि ले रहे हैं। अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान फसल अवशेषों को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर कम संसाधन में अधिक फायदा ले सकते हैं। गौपालन के लिए स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से गाय की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। अगर गाय की नस्ल अच्छी होगी तो दूध उत्पादन भी उतना अच्छा होगा। हमारे देश में पाई जाने वाली उन्नत नस्लें गिर, साहीवाल, थापरकर, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमाड़ी, सिरी, मेवाती। अच्छी नस्ल के साथ ही पशु के आहार पर भी खास ध्यान देना चाहिए। पशु का आहार दूध की उत्पादकता और पशु के स्वास्थ्य पर अहम भूमिका निभाता है। पशु के शरीर की देखभाल के लिए गाय के लिए 1.5 किलो प्रतिदिन व दूध देने वाली गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए। 6 महीने के ऊपर की गाभिन गाय को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। पशु दाना बनाते समय इसमें खली, मोटे अनाज, अनाजों के बाई प्रोडक्ट, खनिज लवण मिलाने चाहिए। इसके अलावा करीब 10 किलो हरा चारा, साथ ही साफ पानी दिन में कम से कम 3 बार जरूर पिलाना चाहिए। मौसम में होने वाले बदलाव का उत्पादन और पशु के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, इसीलिए पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पशुओं को सीधे ठंडी हवा के प्रकोप से बचाना चाहिए। आवास के द्वार व खिड़कियों पर बोरे पट्टी लटका देने चाहिए। टिन शेड से निर्मित पशु आवास को घास फूस के छप्पर से चारों ओर से ढक देना चाहिए। यदि फर्श पक्का हो
तो चारा, बाजरे की तूतड़ें, धान की पराली, गन्ने की सूखी पत्ती फैला दें। फर्श कच्चा होने पर समय समय पर ऊपर की मिट्टी हटाकर खेत की सूखी मिट्टी डालें। पशुओं को बोरे या झूल से ढकें। पशुओं के आसपास अजवाइन का धुआं करें। पशु आहार में दलिया व गुड़ शामिल करें। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। अब ये गायें, अब ये भी कोई चारा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा, जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेल लेगी भी, मस्ती करेगी, हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना, उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं, खुर बढ़ जाते हैं। जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून है, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, उन्हें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया है, 1 या 2 गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये और एक प्लस पॉइंट होता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिनके खेती में योगदान की वजह से आज दूसरे किसान उनको सराहने लगे हैं। साथ ही साथ वो दूसरे किसानों के लिए
प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी उन्हीं की मुँह जुबानी। मुश्किलें लाख सही, एक सही राह मंजिल के लिए काफी है। प्रयागराज के जगदीशपुर गांव के रहने वाले किसान अजीत कुमार की जिंदगी भी ऐसी ही मुश्किलों भरी थी। रोजगार की तलाश में अजीत ने गांव का मोह त्याग कर शहर का रुख किया और निकल पड़े मुंबई नगरी की तरफ। लेकिन माटी से जुड़े किसान को शहर की भीड़ कहाँ रास आती है। यही वजह है कि अजीत ने 17 माह काम करने के बाद वापस अपने गांव का रुख किया और यहीं रहकर खेती में कुछ करने का मन बनाया। अपने इस निर्णय को सफल बनाने के लिए अजीत ने सबसे पहले मधुमक्खी पालन किया और धीरे धीरे गाय पालन से लेकर जैविक खेती भी करने लगे। मैं मिश्रित खेती करता हूँ। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ में मैं धान गेहूं की फसल लेता हूं और 1 एकड़ में मैं सब्जी की मिश्रित खेती लेता हूं, जिसमें इस समय आप देख रहे होंगे हमारे पास बाकला है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्लैक वाली गाजर है, लाल वाली गाजर है, बंद गोभी है, गन्ना है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने जो लिया, इसके मिश्रित खेती का लाभ हमको केबके वालों ने बताया कि मिश्रित खेती करिए। तो मिश्रित खेती का लाभ वास्तव में हमको मिला। कभी हम टमाटर बेच लेते हैं, जैसे आज टमाटर बेच लिए तो कल बाकला लेकर जाते हैं, फिर चुकंदर लेकर जाते हैं। इसी प्रकार के सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में किसी न किसी चीज़ को अपने खेतों से निकाल करके बाज़ारों में ले जाकर बेचता हूं और हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या का जो खर्चा होते हैं वो चलते रहते हैं। इसी के साथ हमने मधुमक्खी पालन भी कर लिया है। तो मधुमक्खी पालन से जो हमारा आय होता है, हमारे जो दैनिक जीवन के खर्चे इन मिक्स सब्जियों से पूरा हो जाते हैं, तो हमारी मधुमक्खी की आय बच जाती है। मधुमक्खियों की 3 पेटियों से शुरू किया गया अजीत का ये काम आज 200 पेटियों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अजीत 2 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें तो लेते ही है, साथ ही मौसम के हिसाब से सब्जियां भी उगाते हैं, वे भी जैविक तरीके से। इस समय अजीत के खेतों में काली गाजर, लाल गाजर, सरसों, गन्ना, गोभी और मौसमी साग लगी हुई है। अजीत अपने खेतों में केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए वो घर में पाली हुई गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। साथ ही गाय के मूत्र से जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जिससे फसलों में कीट व रोग पर नियंत्रण किया जा सके। मेरे पास 2 गाय हैं। उस गाय जो मेरे पास है वो अच्छी नस्ल की गाय है। केबके वालों की सलाह से मैंने गाय को रखा है। एक गाय को मेरे पास जो है वो साहिवाल नस्ल की है और दूसरी गाय जो है मेरी फिजिशियन नस्ल की गाय है। और गाय हमारी अच्छी भरपूर मात्रा में दूध भी देती हैं। एक समय का दूध सुबह का बेच लेता हूँ, शाम का दूध जो होता है वह पूरे परिवार में भरण पोषण के लिए रख लिया जाता है। और हमारे दूध से भी हमारी आय है, जो दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ चीज़ों की पूर्ति कर देता है और हमको उससे गोबर मिल जाते हैं। उस गोबर के द्वारा ही मैं बर्मी का काम कर रहा हूँ। गाय से हमको गोबर तो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ हम गाय के मूत्र को भी भरपूर प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो गाय रखी गई हैं उन गायों से मैं तमाम प्रकार के कीटनाशक दवाओं और टॉनिक बना लेता हूं, जिससे कि धरती में हमको पोटास, यूरिया, नाइट्रोजन बाहर से नहीं डालना पड़ता, बल्कि उसी से हमारा पूरक हो जाता है। अगर हमारे पास अगर गाय का मूत्र आप देखेंगे तो कम से कम 150 लीटर तो हमेशा उपलब्ध रहता है। अजीत अपनी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका मानते हैं। वो बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद ही उनके व्यवसाय को रफ्तार मिली। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गाँव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके।
मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहाँ पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया, और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं, जब जहाँ पर उन्हें अर्ली, जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है, और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है, और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं, और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और हमारी आय जो 2 गुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं, और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। इस तरह से सही मार्गदर्शन लेकर किसान कम संसाधन में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे गांव किसान कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर गाँव किसान टाइप कीजिए, और वहाँ भी आप हमारे पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।